जैसे ही कबीर अनाया को बारिश से भीगे जंगल से ले जा रहा था, मौसम साफ होने लगा। जंगल का फर्श बारिश से कीचड़ भरा था, फिर भी वो आदमी उस पर आसानी से चल रहा था। अनाया ने चुपचाप कबीर के सिर के पिछले हिस्से को घूरा। उसे अभी भी उस ऑर्डील से बचा हुआ डर महसूस हो रहा था, साथ ही उसके पैरों और हाथों से दर्द भी। फिर भी उसे अभी अजीब तरह से सुरक्षित भी महसूस हो रहा था। उस आदमी की दृढ़ चाल और स्थिर सांसों ने उसकी तनावग्रस्त नसों को शांत किया, उसे पल में बनाए रखा। एनी, आराम करो, सख्त होने की जरूरत नहीं है, कबीर ने अचानक अनाया की ओर देखे बिना कहा। उसकी आवाज़ शांत और आश्वस्त करने वाली थी। अगर तुम चाहो तो अपना सिर मेरे कंधे पर टिका सकती हो। अनाया ने पलकें झपकाईं, उसके गालों पर गर्मी छा गई। उसने बस एक धीमी सी गुनगुनाहट निकाली और फिर ऐसा ही किया। कबीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई जब उसने अनाया को अपना सिर उसके दाहिने कंधे पर टिकाते हुए महसूस किया। उसकी कमजोरी को महसूस करते हुए उसके भीतर सुरक्षा की एक भावना बढ़ गई। और कबीर अपनी पीठ पर अनाया की गर्मी के प्रति तीव्र रूप से जागरूक था। जहां तक उसे याद था, ये सबसे करीब था जो वे शारीरिक रूप से थे। उनमें से किसी ने भी केबिन पहुंचने तक और बात नहीं की। वो कहाँ है? अनाया ने पूछा, ये याद करते हुए कि कबीर ने कहा था कि उसने दोनों आदमियों को वश में कर लिया है। उसकी आंखों ने केबिन के आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। मैंने उन्हें पीछे बांध दिया है, कबीर ने कहा। उसकी आवाज़ जलन से तनावपूर्ण थी, जो दोनों घुसपैठियों के प्रति निर्देशित थी। उनकी चिंता मत करो, चलो पहले तुम्हें गर्म करते हैं। अनाया ने बस सिर हिलाया। उसके पास और कुछ भी करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं थी। वो डिसेस्पर्मेंट गर्मी चाहती थी, ठंड को अपनी हड्डियों में गहराई तक महसूस कर रही थी। कबीर अनाया को वॉशरूम तक ले गया। उसने सावधानी से उसे फर्श पर उतारा, उसके पैरों पर कट के बारे में चिंता करते हुए। गर्म पानी से नहा लो, मैं तुम्हारा बैग यहाँ बाहर रख दूंगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। ठीक है। कबीर अनाया को इन शब्दों के साथ धकेल कर बाहर निकल गया। खुद को शॉवर क्यूबिकल तक घसीटते हुए उसने जल्दी से भीगे हुए कपड़े उतार दिए। वास्तव में क्या हुआ था? वो आदमी कौन थे? क्या ये एक संयोग था या उनके आने के पीछे कुछ दुर्भावनापूर्ण था? ये विचार अनाया के दिमाग में घूमता रहा जब वो शॉवर के नीचे खड़ी थी, गर्म पानी को अपने शरीर पर बहने दे रही थी। कीचड़ और अन्य गंदगी धुल गई, उसके पैरों के चारों ओर जमा पानी को दागदार कर रही थी। उसने बहते पानी के संपर्क में आने से कट से होने वाले चुभने वाले दर्द को नज़रअंदाज कर दिया। अपनी आंखें बंद करके अनाया ने शॉवर की गर्मी को अपनी त्वचा से चिपकी ठंड को पिघलाने दिया। खामोश, राहत के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए, शॉवर के पानी के साथ गिरते हुए। समय टिक टिक करता रहा क्योंकि कबीर कई कामों में व्यस्त था। वो कभी कभी वॉशरूम की ओर देखता, अनाया की भलाई के बारे में सोचता। खिड़की के पास खड़े होकर कबीर ने अपना फ़ोन एक कान पर दबा रखा था। वो कुछ देर से किसी से बात कर रहा था। हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगा, कृपया चिंता न करें नाना जी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। चेयरमैन ओबरॉय के साथ अपना फ़ोन कॉल समाप्त करने के बाद भी कबीर के माथे पर गहरी त्योरियां कम नहीं हुईं। निराशा और अफसोस अभी भी उसके दिल में एक संघर्ष कर रहे थे। कबीर ने केबिन की सफाई के बाद चेयरमैन ओबरॉय से संपर्क किया। उसने जगह को कांच के टुकड़ों और चिपचिपी कीचड़ से साफ किया, जिसमें वॉशरूम तक जाने वाला भी शामिल था। सब कुछ अब बेदाग था, जैसे कि पिछला घुसपैठ कभी हुआ ही नहीं था। उसका पिछला पहनावा, जो बारिश से भीगा हुआ और कीचड़ से गंदा था, एक तरफ फेंक दिया गया था। उसने किचन में अपनी त्वचा से गंदगी पोंछने के बाद एक नया और साफ पहना। मैं जल्द ही वहां जाऊंगा, उन बदमाशों को जाने मत देना। चेयरमैन ओबरॉय की पहले की गुस्से भरी टिप्पणी कबीर के दिमाग में गूंजी। अपनी पोती पर पड़े हंगामे के बारे में जानकर बुजुर्ग आदमी का गुस्सा जायज था। चेयरमैन ओबरॉय ने जल्द ही छोटे द्वीप पर जाने का वादा किया। निश्चित रूप से अपने अंगरक्षकों से बने अपने दल के साथ मायरा भी शामिल हो सकती है। एक भारी आह भरते हुए कबीर की पन्ना जैसी हरी आंखें अब दबे हुए गुस्से से अंधेरी वॉशरूम की ओर गईं। पानी ने फर्श पर गिरना बंद कर दिया था। अनाया जल्द ही इससे बाहर निकल सकती है। चाय, उसे इसकी जरूरत है। कबीर ने अपना फ़ोन अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। वो जल्दी से किचन की ओर गया। उसकी नज़रें इलेक्ट्रिक केतली पर पड़ीं। किचन की अलमारी के सामने खड़े होकर कबीर को वो घबराहट याद आई जो उसके दिमाग पर हावी हो गई थी जब उसे अनाया के गायब होने का पता चला था। उसने बर्बाद केबिन के अंदर देखने की कोशिश की, केवल कुछ नहीं मिला। कबीर ने केवल इलेक्ट्रिक केतली को प्लग में लगा हुआ देखा था। बिना किसी संदेह के अनाया पानी गर्म कर रही थी जब दोनों आदमी अचानक प्रकट हुए। वो कौन थे? अपने विचारों में बहुत डूबे हुए कबीर ने अनाया को वॉशरूम से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। उसकी त्वचा गर्मी से लाल हो गई थी, जबकि उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसके कंधों पर लटके तौलिए को कसकर पकड़े हुए थे। अनाया के कदम धीमे थे, उसके दिल में बचे हुए डर का संकेत दे रहे थे। उसने अपनी पीठ सीधी की, अपने कांपते शरीर में कुछ शांति लाने की कोशिश कर रही थी।
कबीर को किचन काउंटर के सामने खड़ा देखकर अनाया के दिल में एक राहत महसूस हुई। वो ये नहीं भूली कि जब उसने उसे जंगल में वापस पाया तो वो कितनी कृतज्ञ और कंफर्टेड महसूस कर रही थी। अनाया ने अपने होंठ खोले, कबीर को बुलाया। उसकी आवाज़ अभी भी ठंड में रहने के कारण कर्कश थी। कबीर। पलकें झपकाते हुए कबीर ने अचानक अपना सिर अनाया की आवाज़ की ओर घुमाया। उसकी भौहें थोड़ी सी उठी जैसे कि वो किसी बात से हैरान हो, फिर अगले ही सेकंड में उसका भाव सहज हो गया। एनी। कबीर अनाया की ओर दौड़ा, उसकी आवाज़ में थोड़ी सी तीक्ष्णता थी। सावधानी से उसकी बाहों के दोनों किनारों को पकड़कर उसने उसे सिर से पैर तक देखा। अनाया का चेहरा शौक के कारण हुई गर्मी की लालिमा के नीचे थोड़ा पीला था। कबीर ने उसकी आंखों में चमक देखी, या तो उसके पिछले रोने से या शौक के नीचे फिर से रोने से। पानी की बूंदें अनाया के बालों से टपक रही थीं, जो अभी भी शौक से नम थे। दर्द से उसका दिल सिकुड़ता महसूस करते हुए कबीर ने आह भरने से खुद को रोका। बैठ जाओ, कबीर ने अपने होंठ ऊपर उठाए, खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए। मुझे तुम्हारे बाल सुखाने दो, तुम्हारे कट का भी इलाज करने की जरूरत है। ठीक है। अनाया ने एक बार सिर हिलाया, उसकी हरकत में जोश की कमी थी। गर्म पानी से नहाने के बावजूद बारिश के संपर्क में आने से ठंड अभी भी उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। कबीर धीरे धीरे अनाया को एक बेडरूम में ले गया। उसने सोचा कि उसे लिविंग रूम में रहने देना एक बुरा विचार हो सकता है। यहाँ रुको, मैं फर्स्ट एड किट ले आता हूँ। ओह, तुम्हारा गर्म पे भी। अनाया ने हल्की मुस्कान दी जब उसने कबीर को बेडरूम से जल्दी में बाहर निकलते देखा। अपने दिल के किनारे पर भावनाओं की एक ताज़ा लहर महसूस करते हुए उसने अनजाने में अपने कंधे झुकाए और खुद को कसकर गले लगा लिया। बस एक पल पहले वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अब वो सुरक्षा में वापस आ गई थी। अपना निचला होंठ चबाते हुए अनाया ने खाली नज़रों से फर्श को घूरा। वो तब भी नहीं हिली जब कबीर गर्म चाय, कुछ खाना और एक फर्स्ट एड किट की ट्रे के साथ लौटा। एनी। कबीर ने चुपचाप ट्रे को बेडसाइड टेबल पर रखा। उसकी आवाज़ में कपकपी थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था जब उसकी आंखों ने अनाया के चेहरे पर पराजित भाव देखा। अनाया ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी लाल आंखें कबीर की आंखों से टकराईं, उनमें चिंता देखकर। कबीर बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, अनाया के बगल में। झिझकते हुए उसने पूछा, उसकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी, मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें अभी गले लगाऊं तो तुम क्या कहोगी? अनाया ने पलकें झपकाईं। उसके खाली दिमाग को कबीर के शब्दों को समझने में एक पल और लगा। क्या मैं लगा सकती हूँ? अनाया की आवाज़ में स्पष्ट डर ने कबीर का दिल डुबो दिया। कड़वी मुस्कान के साथ उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया, उसके कांपते हुए शरीर को अपनी बाहों में ले लिया। कबीर को नहीं पता था कि अनाया को गले लगाते समय उसे राहत महसूस करनी चाहिए या चिंता। जवाब में उसने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं, अपना चेहरा उसकी छाती पर दबा दिया। अनाया रोई नहीं, भले ही उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। कबीर ने सावधानी से उसकी पीठ सहलाई, अभी भी उसके शरीर का कांपना महसूस कर रहा था। तुम्हारे नाना जी जल्द ही यहाँ होंगे, एनी। कबीर ने अनाया के सिर के ऊपर फुसफुसाया। उसकी सांस की गर्मी उस पर फैल गई। ये डरावना था, है ना? फिर भी तुम अब सुरक्षित हो। कबीर की शर्ट का पिछला हिस्सा पकड़कर अनाया ने अपने होंठ एक साथ सिकोड़ लिए। उसे उसकी आवाज़ कितनी आश्वस्त करने वाली लगी, चिंता के निशान देखने के बावजूद। धन्यवाद मुझे ढूंढने के लिए, कबीर। अनाया की आवाज़ कबीर की छाती के खिलाफ दब गई। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे उसकी पीठ के निचले हिस्से को थपथपाया। मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। बारिश में अनाया को खोजते समय विभिन्न भयानक दृश्य कबीर के दिमाग पर हावी हो गए। भले ही छोटा द्वीप आमतौर पर सुरक्षित था, फिर भी कुछ भी हो सकता था। अनाया कहीं फंस सकती थी अगर वो गलती से फिसलकर गिर जाती। उसे टूटी हड्डियों का भी सामना करना पड़ सकता था। ऐसे विचार कबीर के लिए काफ़ी डरावने थे, जब उसे ये कल्पना करने के लिए मजबूर किया गया कि क्या होगा अगर दोनों आदमी उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। ही अनाया हंसी, उसकी सामान्य खुशनुमा हंसी से थोड़ी सूखी लग रही थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस मौसम में भी एक पेड़ पर चढ़ सकी। मुझे एक बंदर की तरह महसूस हुआ। कबीर ने असहाय हंसी निकाली, ये समझते हुए कि अनाया ने कुछ हास्य के साथ भारी माहौल को हल्का करने का प्रयास किया। मैं तुम्हें पेड़ पर देखकर हैरान था, कबीर ने कहा, अनाया के साथ खेलते हुए। तुम तेज तर्रार हो, एनी। खैर, शायद किसी दिन हम एक साथ एक पेड़ पर चढ़ सकते हैं और ऊपर से दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अनाया के होठों से और हंसी निकल गई। सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, ही, शायद हमें करना चाहिए। अनाया ने खुद को पहले के भयानक यादों को याद करने से रोकने के लिए मजबूर किया। भले ही दोनों आदमी उस पर हाथ नहीं डाल पाए, अनाया को अभी भी याद था कि वो जंगल में दौड़ते समय कितनी घबराई हुई थी। खुरदुरे जंगल के फर्श पर नंगे पैर दौड़ने से उसके पैर दर्द कर रहे थे और उसके फेफड़े भी दुख रहे थे।
वो हवा के लिए डिसएस्पर्मेंट थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो जमीन पर होने के बावजूद डूब रही हो। डर उसे अदृश्य हाथों से गला घोंटता हुआ लग रहा था, उसकी ऊर्जा को खत्म कर रहा था। शुक्र है, दोनों आदमियों के पहुंचने से पहले वो सफलतापूर्वक छिप गई। एक पल के लिए अनाया और कबीर को मौन ने घेर लिया। उसने उसकी और गर्मी मांगी जबकि उसने बार बार उसे आश्वस्त करने वाले स्ट्रोक और पीठ पर थपकी दी। मुझे भूख लगी है। जब उसने चुप्पी तोड़ी तो अनाया ने कहा, कबीर से हंसी कमाते हुए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ गर्म चाय बनाई है। मैंने हमारे पिकनिक से बचे हुए खाने को भी फिर से गर्म किया है। तुम्हारे बाल सुखाने से पहले तुम्हें कुछ लेना चाहिए। कबीर ने अनाया के चारों ओर अपनी बाहें ढीली कर दी। उसकी आंखों ने फिर से उसके चेहरे पर भावों का आकलन किया। शुक्र है, वो थोड़ी बेहतर लग रही थी। अनाया ने बस सिर हिलाया। उसने कबीर पर मुस्कुराया और फिर अपनी आंखें बेडसाइड टेबल पर ले गईं। उसकी नाक ने चाय की मिट्टी की गंध और फिर से गर्म किए गए भोजन की सुगंध को पकड़ लिया था। कबीर एक हेयर ड्रायर की तलाश में गया जबकि अनाया धीरे धीरे चाय पी और खाना खाया। उसे अलमारी के अंदर एक मिला। बिस्तर पर लौटकर वो उसके पीछे बैठ गया। चाय के लिए फिर से धन्यवाद। अनाया ने कबीर पर एक मुस्कान डाली, लगभग खाली मग को मेज पर रखते हुए। उसने मुश्किल से ही खाने को छुआ, भूख के बावजूद उसकी भूख नहीं थी। कबीर ने जवाब में मुस्कुराया। तार को एक प्लग पॉइंट से जोड़ने के बाद उसने हेयर ड्रायर को सावधानी से पकड़ा। गर्म भनभनाहट शांत कमरे को भरने लगी। कबीर ने अनाया के नम लटों में कंघी की, धीरे धीरे उन्हें हिस्सों के माध्यम से सुखा रहा था। उसकी कार्रवाई सौम्य लेकिन स्थिर थी, उसकी कमजोर स्थिति का ध्यान रखते हुए। अनाया अपने पैरों को गले लगाकर बैठी थी। अपनी आंखें बंद करके उसने कबीर की कार्रवाइयों की कोमलता में आराम पाया। ड्रायर की नरम घरघराहट उसे नींद में सुलाती हुई लग रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी पलकें भारी होती जा रही थीं। मुझे नींद आ रही है। अनाया की टिप्पणी हेयर ड्रायर की धीमी भनभनाहट के नीचे सुनाई दे रही थी। कबीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी उंगलियों को उसके बालों के एक और हिस्से में फेरा, नमी को कम होते हुए महसूस किया। थोड़ी देर सो जाओ, नानाजी के आने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा, कबीर ने हेयर ड्रायर बंद करते हुए कहा। ओह, पहले मुझे तुम्हारे घावों का इलाज करने दो। मैं ठीक हूँ। अनाया ने अपना सिर हिलाया, हल्की मुस्कान के साथ। वे बस कट हैं, वे जल्द ही चले जाएंगे। नहीं हो सकता। कबीर ने फर्स्ट एड किट के लिए हाथ बढ़ाया। अनाया को इंगित करते हुए घूरते हुए उसने बिस्तर के बीच में इशारा किया। तुम लेट सकती हो या हेडबोर्ड पर झुक सकती हो, आराम से रहो। ठीक है। अनाया ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने तकियों को हेडबोर्ड के खिलाफ टिकाया और फिर उन पर झुक गई। जैसे ही कबीर ने किट से कुछ आइटम निकाले, उसने अपनी आस्तीनें ऊपर कर लीं। खरोंचें ज्यादातर अनाया की हथेलियों पर थीं, जो सबसे अधिक संभावना तब मिली जब वो पेड़ पर चढ़ी थी। उसके पैरों पर कट बहुत खराब थे, लेकिन शुक्र है कि कोई बड़ा खून नहीं बह रहा था। अनाया के पास क्रॉस लेग्ड बैठे कबीर के चौड़े कंधे झुक गए जब उसने सावधानी से उसकी बाहों और हथेलियों पर कट का इलाज किया। उसकी भौहें उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों के ऊपर सिकुड़ गईं, कार्य पर गहनता से केंद्रित थीं। कबीर ने अनाया के कट पर एंटीसेप्टिक लगाकर शुरू किया। उसकी हरकतें दृढ़ लेकिन सौम्य थीं। तरल ने उसे चुभा, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। माफ करना, ये निश्चित रूप से चुभता है। कबीर ने अनाया की दाहिनी हथेली से उसके चेहरे तक ऊपर देखा। कृपया इसे सहन करो। मैं ठीक हूँ। अनाया मुस्कुराई। जारी रखो, कबीर। कबीर ने अपना काम फिर से शुरू किया। अनाया के कट को कीटाणुरहित करने के बाद, जिसमें उसके पैरों पर भी शामिल थे, उसने आगे एक मरहम की ट्यूब के लिए हाथ बढ़ाया। एक बार फिर वो देखभाल के साथ चला, सावधानी से उसका इलाज कर रहा था। थोड़ा अजीब है। मेरा दिल। अनाया इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि कबीर की कोमलता ने उसके दिल को छू लिया था। जिस थोड़े समय में वे मिले थे, बार बार उसने साबित किया कि वो कितना भरोसेमंद और सुरक्षात्मक हो सकता है। कबीर की लाल लंटें अनाया की नीली आंखों में परिलक्षित हो रही थीं। लंटें अभी भी थोड़ी नम थीं। उसने उन्हें छूने के लिए एक हाथ बढ़ाने से खुद को रोका। उसके स्पर्श की गर्मी उसकी नसों के माध्यम से यात्रा करती हुई लग रही थी। उसके दिल में कुछ खिल रहा था। अनया को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर कबीर चुपचाप शयनकक्ष से बाहर निकल गया। उसने खिड़कियों से आ रही हल्की रोशनी को रोकने के लिए पर्दे लगाना भी नहीं भूला। कबीर ने राहत की सांस ली। एक हाथ से अपना चेहरा मलते हुए उसके कंधे हार में झुक गए। उसे इतना बेकार महसूस करने से नफरत थी, जैसे कि वो उसे बचाने में नाकाम रहा हो। कबीर ने एक बार भी नहीं सोचा था कि इस द्वीप की उनकी ये दिन की यात्रा इस तरह खत्म होगी। उसे अब भी अनया के चेहरे पर वो खुशी याद थी जब वो उसे इस द्वीप के जादू के बारे में बता रही थी। कबीर, तुम्हें ये जगह पक्का बहुत पसंद आएगी। एक लंबी और गहरी सांस छोड़ते हुए कबीर ने खुद को याद दिलाया कि उसे अपनी इस बेकार लगने वाली भावना में नहीं डूबना है। ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम वो अब कम डरी हुई है।
अनया पहले से ज्यादा स्थिर लग रही थी, जिसे देखकर कबीर को बहुत खुशी हुई। वो उसकी उम्मीद से भी जल्दी सो गई थी। शायद ऐसा उसके पिछले डर से तंत्रिकाओं के शांत होने की वजह से हुआ था। अनया ने ज्यादा खाना नहीं खाया था। ये कहते हुए कि उसे भूख नहीं है, कबीर ने उसके लिए थोड़ी खिचड़ी बनाने का सोचा, लेकिन विक्रम ओबरॉय पहले से ही यहाँ के रास्ते में थे। वो विलो वापस पहुंचने के बाद उसके लिए कुछ बना देगा। मेरा फोन खो गया, शायद जब मैं भाग रही थी। अनया ने पहले बिस्तर पर लेटे हुए अपने फोन के खो जाने पर अफसोस जताया था। कबीर ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने मजाक में कहा था कि भारी बारिश में भीगने के बाद वो फोन कितना बेकार हो जाएगा। विक्रम ओबरॉय और उनके आदमी जल्द ही पहुंचने वाले थे। मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद दोपहर के सिर्फ 3 बजे थे। रात होने में अभी काफी देर थी, फिर भी पिछली बारिश की वजह से आसमान अब भी धूमिल था। केबिन के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कबीर की हरकतें शांत और स्थिर थीं। उसने पिछवाड़े की ओर जाने से पहले अपने गीले, कीचड़ से सने जूते पहने। कीचड़ वाली मिट्टी पर उसके पीछे कदमों के निशान बन रहे थे। उसके कदम नपे तुले और बिना आवाज के थे। छत से पानी टपक रहा था, जो हल्के से जमीन पर गिर रहा था। तुम जाग गए। बिना किसी गर्मजोशी के कबीर की भारी आवाज उन 2 आदमियों तक पहुंची। बंधे और मुंह पर पट्टी बांधे हुए वो घुसपैठिए नम जमीन पर बैठे थे। कबीर ने उनके हाथ और पैर उन रस्सियों से बांध दिए थे जो उसे स्टोर रूम के अंदर मिली थीं। जब उसने उन्हें एक दूसरे की पीठ से सटाकर बैठने के लिए घसीटा था, तब भी वो आदमी बेहोश थे और आपस में भी बंधे हुए थे। बिखरे हुए हाल में उन 2 आदमियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई जब कबीर उनके पास आया। हल्की धूप उसके तेज रूपरेखा पर परछाइयां डाल रही थी, जो उसके अंदर उमड़ रहे तूफान को और उजागर कर रही थी। कबीर भूरे बालों वाले आदमी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो और उसका साथी दोनों छटपटाए, दूर खिसकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अच्छे इंसान बनना बहुत मुश्किल है ना? मैं तुम्हें खुद संभालना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को फैसला करने दूंगा। कबीर की आवाज धीमी और स्थिर थी, लेकिन दबे हुए गुस्से से टपक रही थी। वो आदमी अपने मुंह पर बंधी पट्टी के पीछे से गिड़गिड़ाए, दया की भीख मांगने की कोशिश कर रहे थे। ओह, लगता है वो लोग आ गए हैं। धीरे धीरे अपने पैरों पर उठते हुए कबीर ने केबिन की दिशा में देखा। तेज कदमों की दबी हुई गड़गड़ाहट ने आसपास की चुप्पी को तोड़ दिया। वो शायद विक्रम ओबरॉय और उनके लोगों के थे। उन 2 आदमियों से दूर जाते हुए कबीर केबिन के सामने की ओर भागा। जैसा कि उम्मीद थी, विक्रम ओबरॉय दिखाई दिए। ब्लैक सूट वाले अंगरक्षक उनके अगल बगल थे और पीछे से और भी आ रहे थे। सभी के चेहरे पर वही तेज भाव थे। कभी विक्रम ओबरॉय के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। जंगल की जमीन फिसलन भरी होने के बावजूद वो बुजुर्ग आदमी अभी भी आधा दौड़ रहा था। उनकी छड़ी की नोक जमीन से टकरा रही थी। नाना जी, कबीर को मायरा को साथ देखकर हैरानी नहीं हुई, लेकिन देव और राजवीर के अप्रत्याशित रूप से आने से उसे एक पल के लिए भ्रम हुआ। दोनों भाई अपने नाना जी की तरह ही तनाव में दिख रहे थे। अनु कैसी है? वो कहाँ है? और हमलावरों का क्या हुआ? विक्रम ओबरॉय ने अपनी आंखें इलाके के चारों ओर घुमाईं। जब उन्हें कबीर से बुरी खबर मिली तो वो पूरी तरह से डर गए थे। उनका बूढ़ा दिल उनके सीने में तेजी से धड़क रहा था। मायरा, देव और राजवीर के मन में भी विक्रम ओबरॉय जैसे ही सवाल थे। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वे बेसब्री से कबीर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो अंदर सो रही है, कबीर ने शुरू किया। उसका हाथ विक्रम ओबरॉय के एक कंधे पर पहुंचा। उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन मैंने जितनी हो सकती थी उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर दी है। घुसपैठिए पिछवाड़े में है। विक्रम ओबरॉय के चेहरे पर तनाव थोड़ा कम हुआ। अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए उन्होंने एक भारी सांस ली। नाना जी, देव ने अपनी नजरें कबीर से हटाकर विक्रम ओबरॉय पर डाली। आप अनु के पास जाइए, हमें उन्हें संभालना दीजिए। राजवीर ने सिर हिलाया, देव की बात से सहमति जताते हुए। ठीक है, मैं पहले अनु को देख लेता हूँ। ओह, मैं यहाँ एक डॉक्टर भी लाया हूँ। डॉक्टर लासन, मेरे पीछे आओ। यस सर, आदमियों में से एक ने जवाब दिया। कबीर ने अभी अभी भीड़ में उसकी मौजूदगी पर ध्यान दिया था। विक्रम ओबरॉय देव के सुझाव पर तुरंत सहमत हो गए। अपनी पोती को देखने की उनकी इच्छा उन 2 घुसपैठियों के प्रति उनके गुस्से पर हावी हो गई। कबीर ने मायरा की ओर देखा, जिसके जवाब में उस महिला ने सिर हिलाया। विक्रम ओबरॉय की एक बांह पकड़कर उसने धीरे धीरे उन्हें केबिन की ओर ले जाना शुरू किया और बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर लासन भी उनके पीछे पीछे चला गया। चलो चलते हैं। देव और राजवीर के चेहरों पर झिझक भरे भावों से बेपरवाह कबीर अपनी एड़ी पर घूमा। पिछवाड़े की ओर वापस जाते हुए उसने सुना कि अंगरक्षकों सहित बाकी आदमी भी उसके पीछे आ रहे थे। वो दोनों आदमी कबीर के साथ और लोगों को देखकर हैरान थे, खासकर ब्लैक सूट में उन भारी भरकम दिखने वाले आदमियों को। उन्होंने अपने साथ ये क्या कर लिया था? उन्होंने खुद को किस नरक में झोंक दिया था?
कबीर उन दोनों आदमियों के सामने खड़ा था। उसके बगल में देव और राजवीर थे। उनके ऊंचे कद उन आदमियों पर मंडरा रहे थे, जिससे दबा हुआ गुस्सा और काबू में रखा गया खतरा झलक रहा था। इन कमीनों ने अनु को चोट पहुंचाई। इन्होंने क्या किया है? राजवीर ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में घृणा और गुस्सा भरा था। क्या इन्हें अभी मार दें? हम उन आदमियों ने अपने सिर हिलाए, दया की भीख मांगते रहे, फिर भी उन्हें कोई रहम नहीं मिला। देव भी राजवीर जितना ही गुस्से में था, लेकिन उसने अभी भी अपनी भावनाओं पर काबू रखा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, उन दोनों आदमियों की दयनीय हालत को देख रही थीं। ये बदमाश उनकी उम्र के ही लग रहे थे, शायद उससे छोटे। उनके शरीर काफी ठीक ठाक थे, लेकिन देव ने धीरे से अपनी नजरें कबीर पर डाली। इस आदमी ने फिर भी आसानी से उन दोनों को काबू कर लिया था। देव बता सकता था कि लाल बालों वाले इस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जिस तरह से वो सहजता से व्यवहार कर रहा था। कबीर की नजरें उन दोनों आदमियों पर टिकी रहीं। उसने देव की उस सूक्ष्म नजर पर ध्यान नहीं दिया जो उस पर डाली गई थी। अपने होंठ खोलते हुए उसने सपाट आवाज में जवाब दिया। उन्होंने अनु का जंगल में पीछा किया। किस्मत से वो एक पेड़ पर चढ़कर छिप गई। मैं उनसे तब टकराया जब वे केबिन में लौट रहे थे। देव के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने विक्रम ओबरॉय से सब कुछ सुना था, लेकिन इस पर यकीन करना अभी भी मुश्किल था। खुशकिस्मती से यह वाकई खुशकिस्मती थी कि अनया को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और देव इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि कबीर कितना प्रभावशाली था। उसने न केवल उन दो आदमियों को संभाला, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि वे उन्हें एक साथ बांधकर भाग न सकें। देव को एहसास हुआ कि यह पहली बार था जब उसने कबीर से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। पिछली मुलाकातों में भी उन्होंने मुश्किल से ही एक दूसरे को नमस्ते किया था। अब जाकर देव को एहसास हुआ, कबीर भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन असल में उससे अधिकार और नियंत्रण का एक आभास निकल रहा था। यह आदमी अपने शांत दिखावे के नीचे किस तरह का रहस्य छिपा रहा था? उसे ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी के पास गहरे राज हैं? यह अभी जरूरी नहीं है। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए देव ने खुद को हाथ में मौजूद अहम मामले पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाई। उसकी तेज नजरें उन दो आदमियों पर पड़ी, फिर उसने खुले तौर पर कबीर की ओर देखा। हमारे आदमी उन्हें ले जाएंगे, हम यहाँ से उन्हें संभालेंगे। आपका क्या कहना है, श्री राठौर? जरूर, कबीर ने सिर हिलाया, कंधे उचकाते हुए। उसने देव को आधी अधूरी मुस्कान दी। मुझे यकीन है कि आप इसकी ठीक से जांच करेंगे। वे अजीब बर्ताव कर रहे थे। मुझे लगता है कि वे किसी ड्रग्स के असर में हैं। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। बिना बताए भी देव ने ऐसा करने की योजना बनाई थी। चाहे उन आदमियों का मकसद कुछ भी हो और वे यहाँ कैसे पहुंचे, वो उनकी पूरी तरह से जांच करेगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अफरा तफरी मचाने की, ऐसी जगह पर जहाँ उन्हें होना भी नहीं चाहिए था, वो भी। इन्हें नाव पर ले जाओ। एक हाथ उठाकर देव ने अंगरक्षकों को इशारा किया। उसकी आवाज सख्त थी। उनमें से कुछ तुरंत आगे आए और उन दो आदमियों को खड़े होने के लिए झपटकर पकड़ लिया। हम्फ दोनों आदमी छटपटाए। एक बार फिर रहम की भीख मांग रहे थे। पैरों में बंधी रस्सियों की वजह से वे लगभग कीचड़ भरी जमीन पर गिर ही गए थे। टक्कर से कीचड़ उन पर उछल गया। अंगरक्षकों ने उन्हें और किसी का समय बर्बाद नहीं करने दिया। उनमें से दो ने अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटा चाकू निकाला। उनकी पीठ और पैरों को बांधने वाली रस्सियों को काटकर ब्लैक सूट वाले आदमियों ने उन दोनों को चलने पर मजबूर किया। उन्होंने हमलावरों पर भारी पहरा दिया, उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। कबीर, देव और राजवीर उन्हें जाते हुए देखते रहे। कुछ ही देर में अंगरक्षक और वो आदमी ऊंचे पेड़ों के बीच गायब हो गए। कुछ लोग यहीं रुककर द्वीप की जांच करेंगे, देव ने बुदबुदाया। उसकी नीली आंखों में तूफान उमड़ने से वे और गहरी हो गईं। शायद उन्होंने कुछ सुराग छोड़े हों। ये तो पक्का है, राजवीर ने बड़बड़ाया, लगभग सांस के नीचे गाली देते हुए। उन बेवकूफों ने खुद मुसीबत मोल ली है। कबीर को देव और राजवीर के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इस बात की खुशी थी कि घुसपैठियों से जल्द ही पूछताछ की जाएगी। फिर भी यह अफसोस की बात थी कि वह उन्हें उनके किए के लिए और ज्यादा तड़पा नहीं सका। तुम अनु को देखने नहीं जा रहे हो? एक कदम आगे बढ़ाते हुए कबीर ने एक कंधे के ऊपर से पीछे खड़े भाइयों पर नजर डाली। उसकी पन्ने जैसी हरी आंखें उसके लाल फ्रिंज के नीचे अचूक रूप से तेज थीं। देव और राजवीर जम गए, फिर एक साथ सख्ती से सिर हिलाया। वे वास्तव में अनया को देखना चाहते थे, लेकिन केवल अगर वह इजाजत देती। क्या हम जा सकते हैं? राजवीर ने पूछा। उसकी आवाज में झिझक थी। मेरा मतलब है, वो अभी बीमार है। क्या होगा अगर हम उसे और परेशान कर दें? देव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से राजवीर जैसा ही सोच रहा था। चिंता की लकीरें उसके माथे पर उभर आईं। अनया ने उनके जन्मदिन पर आधी रात को उनके अचानक आने को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जब वह एक कमजोर हालत में हो तो वह उन्हें देखना चाहेगी।
फिर भी देव और राजवीर विक्रम ओबरॉय के पीछे पीछे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वे द्वीप पर इंतजार करने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। भाइयों ने इस घटना के बारे में अपने नाना जी से सुना था। विक्रम ओबरॉय ने देव से संपर्क किया था, उसे बताया था कि अनया खतरे में है। उस नौजवान ने तुरंत द्वीप पर उनके साथ चलने की गुहार लगाई, जिसकी उसे इजाजत मिल गई। एक चिंतित देव ने अनया के साथ जो हुआ उसके बारे में अपने परिवार को बताया, लेकिन केवल राजवीर ने ही उसकी तरह चिंता जताई। दोनों भाई बंदरगाह पर विक्रम ओबरॉय से मिलने के लिए दौड़े। कबीर ने चुपचाप देव और राजवीर के चेहरों पर झिझक का आकलन किया, जिसमें डर भी मिला हुआ था। वह समझ गया कि उनका क्या मतलब है, लेकिन एक भौं उठाते हुए कबीर ने पूछा, तुम तब तक नहीं जानोगे जब तक तुम उससे पूछोगे नहीं। देव और राजवीर के जवाब का इंतजार किए बिना कबीर केबिन की ओर बढ़ गया। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई जब उसने उन्हें हड़बड़ी में पीछे आते सुना। हालांकि झिझक रहे थे, देव और राजवीर कबीर के पीछे पीछे चले गए। अनया की सलामती के बारे में अनगिनत विचार उनके मन में उमड़ रहे थे। वो कैसी थी? क्या उसे किसी और चीज से तकलीफ हो रही थी? जैसे ही तीनों आदमी केबिन की ओर जा रहे थे, उस शयन कक्ष में एक दिल को छू लेने वाला लेकिन मजेदार दृश्य चल रहा था जहां अनया को सोना था। अनु, ओह अनु, शुक्र है भगवान का तुम ठीक हो। एक लाचार अनया रोते हुए विक्रम ओबरॉय और मायरा को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने नानाजी के गले में फंसी हुई थी जबकि उसकी दोस्त बिस्तर के पास खड़ी अस्पष्ट शब्द बोल रही थी। विक्रम ओबरॉय और मायरा के आने से अनया नींद से जाग गई थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके नानाजी ने उसे पहले ही गले लगा लिया था। मैं ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अरे रोइए मत नानाजी। हल्के से हंसते हुए अनया ने अजीब तरह से विक्रम ओबरॉय की पीठ को कुछ बार थपथपाया। उसे उन्हें और मायरा को चिंता में डालने का बुरा लगा, लेकिन मौजूदा स्थिति मजेदार भी लग रही थी। विक्रम ओबरॉय ने अनिच्छा से अनया के चारों ओर अपनी बाहें ढीली की। थोड़ा पीछे हटते हुए उनकी आंसू भरी आंखों ने अपनी पोती को सिर से पैर तक देखा। अनया की बाहों पर लगे कट और उसके पैरों पर बंधी पट्टियों ने विक्रम ओबरॉय की चिंता को और बढ़ा दिया। शुक्र है उसकी पोती को और गंभीर चोटें नहीं आई थीं। फिर भी मैं उन्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। गुस्से से उबलते हुए विक्रम ओबरॉय फुफकारे, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को चोट पहुंचाने की? क्या उन्हें लगता है कि वे काफी जी चुके हैं? सच सच। मायरा ने अपना सिर हिलाया, विक्रम ओबरॉय की बातों का पूरा समर्थन करते हुए। उन्हें मत जाने दो, हमें उन्हें कुत्तों को खिला देना चाहिए। एक नर आह भरते हुए अनया के पास शब्द नहीं थे। वह विक्रम ओबरॉय और मायरा के व्यवहार से हैरान थी, जो एक दूसरे के साथ तालमेल में थे। अनया ने दीवार घड़ी पर नजर डाली। ये पाया कि जब से वो सोई थी तब से ज्यादा समय नहीं बीता था। ये देखकर कि कबीर कहीं नहीं है, वह शायद पिछवाड़े में अंगरक्षकों के साथ होगा। वैसे भी मैं डॉक्टर लासन को साथ लाया हूँ, उसे तुम्हें जांचने दो, ठीक है मेरी बच्ची? भले ही कबीर और अनया दोनों ने विक्रम ओबरॉय को यकीन दिलाया था कि वह ठीक है, लेकिन जब तक एक डॉक्टर उसकी जांच नहीं कर लेता तब तक वो बुजुर्ग आदमी चैन से नहीं बैठ सकता था। अनया के होठों से और हंसी निकली, फिर भी उसने सिर हिलाया, विक्रम ओबरॉय से सहमत होते हुए। ठीक है नाना जी। विक्रम ओबरॉय ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत डॉक्टर लासन को बुलाया, वह बाहर इंतजार कर रहा था। डॉक्टर लासन तुरंत हाजिर हुआ। उसने अनया को हल्के से सिर हिलाया, उसे नमस्ते किया और फिर बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना ब्रीफकेस फर्श पर रख दिया। मिस मल्होत्रा, क्या मैं पहले आपके हाथ देख सकता हूँ? डॉक्टर लासन ने पूछा। उसकी आवाज़ गर्म और आरामदायक थी। मुझे पट्टियाँ हटानी होंगी। हाँ आप कर सकते हैं। चिंतित महसूस करने के बावजूद विक्रम ओबरॉय और मायरा ने डॉक्टर लासन पर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया जब वो अनया की जांच कर रहा था। उसने उससे उसकी मौजूदा हालत के बारे में कुछ सवाल भी पूछे। अंत में डॉक्टर लासन ने अनया के हाथों और पैरों पर फिर से पट्टी बांधी। वो अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर आया था। मिस मल्होत्रा को केवल कट लगे हैं, ये डॉक्टर लासन ने विक्रम ओबरॉय से अनया की जांच पूरी करने के बाद कहा। घावों का इलाज और पट्टी अच्छी तरह से की गई है। डॉक्टर लासन ने बोलना जारी रखा, ये कहते हुए कि अनया को भरपूर आराम करना चाहिए। भले ही उसके घाव गंभीर नहीं थे, लेकिन इस तरह की डरावनी घटना से गुजरना उस पर तनाव डाल सकता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि वो अच्छी तरह से आराम करे। विक्रम ओबरॉय ने कई बार सिर हिलाया, परिणाम से प्रसन्न। मैं बाहर इंतजार करूंगा, डॉक्टर लासन ने अपना ब्रीफकेस उठाते हुए कहा। एक बार जब हम वापस चले जाएंगे तो मैं कुछ दवा लिख दूंगा। हाँ हाँ धन्यवाद डॉक्टर लासन। ओह मेरा दामाद यहाँ है। विक्रम ओबरॉय ने अपनी आंख के कोने से कबीर की उपस्थिति को देखा। अनया और मायरा ने उसकी नज़र की दिशा का अनुसरण किया, कबीर को दरवाजे की ओर आते देखा। और वो अकेला नहीं था। पलकें झपकाते हुए अनया ने कबीर के पीछे देव और राजवीर को देखा।
उसके मन में एक सवाल आया। वे यहाँ क्या कर रहे थे? देव और राजवीर अनया के चेहरे पर भ्रम को समझने में गलती नहीं कर सकते थे। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसके होंठ बिना कुछ कहे खुल गए। वो वाकई उन्हें वहां देखकर हैरान थी। कबीर, विक्रम ओबरॉय और मायरा ने भी अनया के चेहरे पर हैरानी के भाव देखे। वे चुपचाप उससे नजरें हटाकर दोनों भाइयों की ओर देखने लगे। अनया बिस्तर पर बैठी रही जबकि देव और राजवीर कबीर के पीछे खड़े थे। उसकी आंखें चुपचाप उन्हें देख रही थीं, अभी भी उनके अप्रत्याशित रूप से यहाँ होने की बात अपने दिमाग में नोट कर रही थीं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनया द्वारा इस तरह देखे जाने पर असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी, लेकिन यह अभी भी अजीब था। मैंने यहाँ आने से पहले देव को कॉल किया था, विक्रम ओबरॉय ने कहा, तीनों भाई बहनों के बीच की क्षणिक चुप्पी को तोड़ते हुए। वो और राज तुम्हारे बारे में चिंतित थे, इसलिए वे मेरे पीछे यहाँ आ गए। विक्रम ओबरॉय की बात ने अनया को चौंका दिया। उसकी भौहें आश्चर्य में थोड़ी ऊपर उठी, फिर उसने कुछ बार पलकें झपकाईं, उन शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए। देव और राजवीर इसलिए आए क्योंकि वे उसके बारे में चिंतित थे। सच में? यह कोई मजाक तो नहीं था, है ना? देव और राजवीर ने एक और अजीब सी नज़र का आदान प्रदान किया। यकीन नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वे अनया की जगह होते तो वे भी उसकी तरह ही महसूस करते। आखिरकार वे भाई के तौर पर उसके लिए असफल हो गए थे। अरे, उनका पूरा परिवार उसके लिए असफल हो गया था। अगर यह पहले होता तो देव और राजवीर को शक था कि वे अनया के प्रति ऐसी परवाह दिखाते। भले ही वो इस हमले से भी बदतर किसी चीज में शामिल होती, वे इसे व्यक्तिगत रूप से संभालने की जहमत नहीं उठाते। ज्यादा से ज्यादा वे बस अपने अंगरक्षकों को निर्देश देते कि वे जैसा ठीक समझे वैसा करें, जब तक कि पीड़ित यानी अनया नहीं होती। लेकिन जो एक दशक तक उदासीनता के रूप में शुरू हुआ और बना रहा, वो अंततः देखभाल और अफसोस में बदल गया। देव और राजवीर को अभी अभी एहसास हुआ था कि उन्होंने इन सभी वर्षों में अनया के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। उसे अपने माता पिता और आरव से भी वैसा ही बर्ताव मिला था। अनया के प्रति उनकी देखभाल की कमी के कारण वो अक्सर अपने रिश्तेदारों और यहाँ तक कि उच्च समाज के बाहरी लोगों द्वारा उपहास का विषय बन जाती थी। अपने हाथों को मुट्ठी में भींचते हुए देव ने खुद को शांत रहने की याद दिलाई। खुद को दोष देने से उसे कहीं नहीं ले जाएगा, उसका ध्यान आगे बढ़ने पर होना चाहिए। हम तुम्हारे बारे में चिंतित थे, अनु, देव ने आखिरकार कहा। उसकी नीली आंखें अनया की आंखों में झांक रही थीं, जो उसी रंग की थीं। तो राज और मैं नानाजी के पीछे यहाँ आ गए। हाँ, ये सच है, राजवीर ने बीच में कहा, अनया की ओर बार बार सिर हिलाते हुए। हम चिंतित थे और अनु, उन कमीनों के बारे में चिंता मत करो, हम उन्हें संभाल लेंगे। पलकें झपकाते हुए अनया की आंखें सख्त देव से राजवीर की ओर गईं, जिसने हवा में मुक्का मारा। बाद वाला उन दो आदमियों से ज्यादा चिढ़ा हुआ लग रहा था, बजाय उसके जो पीड़ित थी। यह वाकई आश्चर्यजनक था, लेकिन यहाँ आने के लिए धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करती हूँ। अनया ने अपने होठों पर एक मुस्कान खींची जिसमें ईमानदारी थी। वो बता सकती थी कि देव और राजवीर वास्तव में उसके लिए कुछ हद तक चिंतित थे। दोनों आदमी उसे मल्होत्रा परिवार में बाकी सभी की तरह अनदेखा करना जारी रख सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस तरह से वे हाल ही में बर्ताव कर रहे थे, उससे उसके प्रति उनकी उदासीनता का अंत दिखाई दे रहा था, और उसके लिए अनया आभारी थी। ओह, ये कुछ नहीं है, हम बस चिंतित थे। अपनी गर्दन के पीछे खुजलाते हुए राजवीर ने अजीब तरह से कहा। देव ने बस सिर हिलाया, यकीन नहीं था कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। विक्रम ओबरॉय भाई बहनों के रिश्ते में सुधार देखकर मन ही मन खुश थे। ये सालों पहले से बेहतर था। विक्रम ओबरॉय का इरादा अनया को देव और राजवीर की चिंताओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का नहीं था। इस प्रकार उसे ऐसा करते देखकर उनके दिल में राहत की बाढ़ आ गई। शायद इन तीनों भाई बहनों का भविष्य में एक बेहतर रिश्ता होगा। कबीर ने अपनी नज़र अनया से विक्रम ओबरॉय की ओर, फिर देव और राजवीर की ओर घुमाई। वो उनके बीच, खासकर भाई बहनों के बीच के माहौल को बता सकता था, जो बेहतर हो गया था। मन ही मन मुस्कुराते हुए कबीर ने कहा, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए, क्या हमें अब वापस चलना चाहिए? मैंने सुना डॉक्टर ने कहा कि अनु को पर्याप्त आराम की जरूरत है। ये सच है, विक्रम ओबरॉय ने कबीर की ओर मुड़ते हुए कहा। वही सोच रहे थे, चलो द्वीप वापस चलते हैं, अनु को यहाँ ठीक से आराम नहीं मिलेगा। देव और राजवीर ने सिर हिलाया। कबीर और विक्रम ओबरॉय से सहमत होते हुए मायरा के भी वही विचार थे। अनया भी इस द्वीप पर और नहीं रहना चाहती थी। कंबल को हटाते हुए वो बिस्तर के किनारे की ओर खिसक गई, अपने पैरों को फर्श पर नीचे लाते हुए। विक्रम ओबरॉय के बगल में बिस्तर के पास खड़े होकर कबीर ने असहाय रूप से अनया पर मुस्कुराया। अगर तुम चलोगी तो तुम्हारे पैर की चोटें और बढ़ जाएंगी। अनया ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, कबीर को खाली नजरों से देखते हुए। तो मैं कैसे चलूं?
मुझे नाव तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा। अगर उसके पास पंखों की एक जोड़ी होती तो वह खुद को चलने की परेशानी से बचा लेती, बस अपने पैरों को फर्श पर रखने से ही उसे दर्द हो रहा था। अनया को थोड़ी दूरी पर चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे इस कमरे से रसोई तक। वो किनारे तक चलने के विचार से डर रही थी, लेकिन उसे खुद को संभालना था। ये दर्द कुछ भी नहीं था। कबीर के होठों पर मुस्कान एक हल्की सी कुटिल मुस्कान में बदल गई। अनया के साथ उसकी बातचीत ने दूसरों का ध्यान खींचा। अपनी एक भौं उठाते हुए कबीर ने कहा, उसका लहजा कुछ शरारती था, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें पहले कैसे उठाया था? तो पीठ पर बिठाकर या राजकुमारी की तरह उठाकर? ये याद आते ही अनया के गाल लाल हो गए। उसने अपने धुंधले दिमाग को दोष दिया कि वो कबीर की पहली टिप्पणी के पीछे का मतलब तुरंत नहीं समझ पाए। तुमने अनु को उठाया? कभी? मायरा ने हौंफते हुए कहा। उसकी आंखें कबीर से अनया की ओर गईं। ओह, कितना रोमांटिक। तुमने उसे जंगल से उठाया था, है ना? मायरा। अनया ने मायरा को घूरा, जिससे उसकी दोस्त हंस पड़ी। विक्रम ओबरॉय हंसे, अपनी पोती और कबीर की बातचीत से खुश। मेरी बच्ची, कभी सही कह रहा है। विक्रम ओबरॉय ने अनया की पीठ थपथपाई। हंसी अभी भी उनके होठों से निकल रही थी। जमीन फिसलन भरी है। ये केबिन हमारी नाव से बहुत दूर है। उसे तुम्हारी मदद करने दो। ठीक है। अनया का ज्यादा देर बहस करने का इरादा नहीं था। अपने पैरों की मौजूदा हालत को जानते हुए वो बस खुद को और दर्द देती और दूसरों को भी धीमा करती। वे उसके बारे में और चिंतित हो सकते थे। और यहाँ मौजूद आदमियों में कबीर ही सुरक्षित विकल्प था। उसके नाना जी मुश्किल से खुद चल पाते थे। उसके भाई यहाँ थे, लेकिन वो अभी तक उनके साथ उतनी सहज नहीं थी। वो किसी भी अंगरक्षक पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती थी। कबीर अनया के प्यारे से चिढ़े हुए चेहरे को देखकर अपनी हंसी रोकने से बचता रहा। उसने अपने बैग से कुछ निकाला और उसे उसकी पीठ पर रख दिया। मेरी जैकेट पहनो, तुम्हें गर्म रहने की जरूरत है। ठीक है। अनया ने बस सिर हिलाया। उसने अपनी बाहें आस्तीन में डाली, बड़ी जैकेट को उसे ठंड से ढकने दिया। आ जाओ अनु, कबीर ने अनया की ओर देखा जब वो फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। जब तक कि तुम इस बार राजकुमारी की तरह उठाए जाने का विकल्प न चुनो। शरारत मत करो। अनया ने कबीर की पीठ पर एक थपकी मारी और फिर उस पर झुक गई। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी जब वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसे अपनी पीठ पर सुरक्षित करते हुए। चलो चलते हैं। विक्रम ओबरॉय ने अनया द्वारा पहनी गई जैकेट तक पहुंचकर यह सुनिश्चित किया कि उनकी पोती गर्म रहे। अनया ने सिर हिलाया। ही, ठीक है। कबीर बस मुस्कुराया जब उसने अनया को शयन कक्ष से बाहर निकाला। सामने के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए शांतदेव और राजवीर ने बैग उठा लिए, इससे पहले कि मायरा ऐसा कर पाती। जैसे ही वे केबिन से बाहर निकले, काली घटाओं से हल्की किरणें छनकर उन पर पड़ीं। लेस दैन, मल्होत्रा परिवार का विलय, ग्रेटर दैन। हाँ, एक भारी आह सुनैना के होठों से निकली। उसकी आंखें निराशा से भरी यानी के कमरे के ठीक बाहर रखी खाने की ट्रे को घूर रही थी। खाना छुआ तक नहीं गया था। उसने कल से कुछ नहीं खाया है, सुनैना ने बुदबुदाया। यानी के लिए चिंता और गहरी होती जा रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? ट्रे से अपनी नजरें हटाकर सुनैना ने बंद दरवाजे को देखा। ये ठंडा और क्रूरता से भरा लग रहा था। यानी ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। केवल कल रात थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी। शादी के रद्द होने का सदमा और साथ ही सार्वजनिक अपमान ने उस पर गहरा असर डाला था। कल जो हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था। उसके बाद की अफरा तफरी अभी भी जारी थी। सुनैना का दिल यानी के दर्द के लिए तड़प रहा था। वो जानती थी कि उसकी प्यारी बेटी ने रोहन को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी ने आगे किसी भी संपर्क से साफ इनकार कर दिया था। उस धोखेबाज की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ करने की? मैं इसे जाने नहीं दूंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। श्रीमती गुप्ता की नफरत भरी बातें सुनैना के दिमाग में जोर शोर से गूंज रही थीं। अपनी भौंहों के बीच की जगह को दबाते हुए उसे सिरदर्द का खतरा महसूस हुआ। पिछली रात उस अफरा तफरी का ही अगला हिस्सा थी। श्रीमती गुप्ता और गुप्ता परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने इस विला में घुस आए थे। उनमें से हर कोई मल्होत्रा परिवार पर बर्बाद हुई शादी के लिए जिम्मेदार होने का दबाव डाल रहा था। मुझे पता था कि उस नकली से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मेरा बेटा तुम्हारी धोखेबाज बेटी से शादी करने के लिए काफी दरियादिल था। उसने उसे ये सिला दिया। मुझे परवाह नहीं। उस कुतिया को यहाँ घसीट कर लाओ। इतनी बेचारी बनने का नाटक मत करो। एक गुस्साई श्रीमती गुप्ता यानी के प्रति अपनी नफरत उगलती रही, साथ ही उसकी मौजूदगी की मांग भी करती रही। गुप्ता परिवार के रिश्तेदारों ने उसका समर्थन करते हुए नारे लगाए, सारा दोष यानी पर डाल दिया। सुनैना को उसे शांत करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके पास केवल देव, आरव और राजवीर ही थे, क्योंकि जयेश ज्यादा महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ व्यस्त थे। यानी बाहर आई थी, लेकिन गुप्ता परिवार द्वारा मचाई गई गड़बड़ी की हद देखकर वो जल्दी से अपने कमरे में वापस भाग गई थी।
श्रीमती गुप्ता ने यानी को रुकने का आदेश देने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन वो सफलतापूर्वक अपने कमरे में भाग गई थी, जिससे सुनैना को राहत मिली। कृपा, मुझे विश्वास है कि यह सब एक गलतफहमी है, मेरी इशू ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुनैना की गुहार लगाने की कोशिश को श्रीमती गुप्ता ने तुरंत बंद कर दिया। तुम भ्रम में हो, जाओ और अपनी नकली बेटी से पूछो, उसने इससे भी बुरा किया है। श्रीमती गुप्ता ये शब्द सुनैना पर फेंकने के बाद जल्दबाजी में चली गई। वहां और रुकना बस उसका समय बर्बाद करना था, उसे तो यानी को खुद पीटने का मौका भी नहीं मिला। जिस तरह वो विला में घुसी थी, उसी तरह वो गुस्से से भरी हुई बाहर भी निकल गई। हाँ, सुनैना ने फिर से आह भरी, स्थिति का भार उस पर पड़ता हुआ महसूस कर रही थी। काश वो यानी के लिए और कुछ कर पाती। दुर्भाग्य से यह मामला बहुत जटिल था। गुप्ता परिवार ने काफी सिरदर्द दिया था और फिर भी उन्हें होल्ट परिवार का भी सामना करना पड़ा। श्रीमती गुप्ता और उनके रिश्तेदारों के जाने के ठीक बाद श्रीमती होल्ट के कॉल ने सुनैना को चौंका दिया। उसे खुद को संभालने का समय भी नहीं मिला था कि लियोन की मां के आरोपों ने उसे घेर लिया। तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? उसने मेरे बेटे को इस अफेयर में घसीटा। मैं ये स्वीकार नहीं करती, मेरे लियोन को इसमें फंसाया गया है। श्रीमती मल्होत्रा, अपनी नकली बेटी को काबू में रखो, मैं लौटने पर उससे निपटूंगी। मिस्टर और मिसेज होल्ट इस समय विदेश में थे। यही एक कारण था कि लियोन यहाँ अकेला था। वो अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो नहीं आ सके थे। सुनैना श्रीमती होल्ट को दशकों से जानती थी। उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे क्योंकि आरव और लियोन सबसे अच्छे दोस्त थे। ये पता चला कि उनकी दोस्ती ने यानी के पतन का कारण बना। लियोन उसकी कीमती यानी पर नजर रखे हुए था। यह महसूस करते हुए कि श्रीमती होल्ट के आरोप कितने अनुचित थे, सुनैना ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अभी शुरू ही किया था तो पूर्व ने फोन काट दिया। श्रीमती होल्ट की हरकत उसे और भी परेशान करने के लिए काफी थी। अपना सिर हल्के से हिलाते हुए सुनैना ने अपने दिमाग से सभी परेशान करने वाले विचारों को दूर करने की कोशिश की। उसका मुख्य फोकस अब यानी पर था जो रोहन के किए से पूरी तरह से टूट गई थी। इशू, माँ, मुझे माफ करना। सुनैना ने ये शब्द फुसफुसाए जो अफसोस और लाचारी से भरे थे। अपने होंठ भींचते हुए उसने अपना मन बना लिया। अगर यानी इस शाम तक बाहर नहीं आई तो सुनैना जबरदस्ती अंदर घुस जाएगी। उसे डर था कि उसकी प्यारी बेटी बिना रुके अकेली भूखी और रोती रहेगी। अपनी एड़ी पर मुड़ते हुए सुनैना अनिच्छा से हॉलवे से चली गई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, बिना किसी मकसद के लाउंज की ओर चल दी। उसके चेहरे पर थका हुआ भाव उसके मेकअप से भी नहीं छिप सकता था। सुनैना ने अभी लाउंज में प्रवेश ही किया था कि उसे कदमों की गूंज सुनाई दी। आवाज की ओर मुड़ते हुए उसने देव और राजवीर को प्रवेश द्वार की दिशा से आते देखा। तुम बाहर कब गए थे? भौहें सिकोड़ते हुए देव ने जवाब दिया। उसकी आवाज उसकी थकावट का संकेत दे रही थी। क्या आप भूल गई, माँ? हम नानाजी के पीछे द्वीप गए थे। अनु खतरे में थी, वो अब सुरक्षित है। हम अभी वापस आए हैं। हम दोषियों को भी वापस ले आए हैं, राजवीर ने बीच में कहा। अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरते हुए उसने आह भरी, उर्ग, मैं उन्हें तड़पाऊंगा। देव ने अंगरक्षकों को उन दो आदमियों को पास के एक स्टोरहाउस में रखने का आदेश दिया। वो और राजवीर पहले विक्रम ओबरॉय के विला गए थे। अनया सुरक्षा में वापस आ गई थी। देव और राजवीर ने उसे जाने से पहले भरपूर आराम करने की याद दिलाई। वे ये देखकर खुश थे कि उसने उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार कर लिया। ओह, तुम उस बारे में गंभीर थे, मैं भूल गई थी। सुनैना ने देव और राजवीर को घूरा। अनया के खतरे में होने की उनकी कहानी पर संदेह करती हुई उसे मुश्किल से याद था कि उसके सबसे बड़े बेटे ने कुछ घंटे पहले ऐसा कुछ कहा था। देव ने सुनैना के चेहरे पर उदासीनता देखकर आह भरने से खुद को रोक लिया। राजवीर ने भी वही विचार साझा किए, भले ही वो मन पड़ने वाला नहीं था। माँ, देव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची। उसकी आवाज में एक तेज धार थी। अनु आपकी बेटी भी है। वो लगभग हमला की गई थी। शुक्र है उसे बुरी तरह से चोट नहीं आई, लेकिन यह अभी भी उसके लिए बहुत डरावना है। अनया ने ज्यादा डर नहीं दिखाया था, फिर भी देव को ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वो बस अपनी भावनाओं को छिपा रही थी। आखिरकार उसे पहले उनसे ज्यादा ध्यान और देखभाल नहीं मिली थी। सुनैना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी दोनों बाहें छाती पर बांधकर उसने अपने विचार व्यक्त किए। तुमने नहीं कहा कि वो सुरक्षित है। क्या ये काफी नहीं है? तुम्हें इशू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देव, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए है, खाना तो दूर की बात है। जमकर देव ने सुनैना को हैरानी से देखा जो उसकी आंखों में चमक रही थी। वो इतना स्तब्ध था कि बोल नहीं पा रहा था। राजवीर घबराकर अपनी नजरें अपने भाई से अपनी मां की ओर ले गया। उसकी बातों ने उसे भी हैरान कर दिया था। माँ, अनु भी आपकी बेटी है। देव ने ये शब्द अपने मुंह से निकाले। उसकी भौहें हैरानी में सिकुड़ गईं। आपको परवाह नहीं है कि उस पर कुछ आदमियों ने हमला किया था? सुनैना चौंक गई। देव के शब्दों ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी।
असहज होकर हिलते डुलते हुए वो मुड़ी, असहज स्थिति से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बस परवाह नहीं है, अपनी माँ को उसके बारे में परेशान मत करो। सुनैना जल्दबाजी में चली गई, अपने बेटों को अपनी प्रतिक्रिया से अवाक छोड़कर। देव और राजवीर ने अपनी माँ की आकृति को हॉलवे के एक मोड़ पर गायब होते देखा। इस बीच कमरे के अंदर यानी बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। भयभीत उसकी चौड़ी आंखें फोन स्क्रीन को घूर रही थीं। चिकना धातु गद्दे पर पड़ा था, उन संदेशों को प्रदर्शित कर रहा था जिन्होंने उसे अंदर तक हिला दिया था। क्या वो पागल हो गया है? लियोन द्वारा भेजे गए संदेश स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहे थे। समय का निशान कुछ घंटे पहले का दिखा रहा था, लेकिन यानी ने उन्हें अभी खोला था। लियोन, तुम डरती हो कि वो तुम्हारे परिवार में नियंत्रण हासिल कर लेगी, है ना? लियोन, मैं उसे संभाल लूंगा। बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लियोन, अगर नहीं। लियोन, मैं लीक कर दूंगा कि तुम एक साथी हो। रोहन द्वारा वेदी पर छोड़े जाने के 24 घंटे बाद यानी अपने सामान्य आकर्षक रूप की एक परछाई मात्र रह गई थी। उसने खुद को शयन कक्ष में कैद कर लिया था, बाहर आने से इनकार कर रही थी, तब भी जब सुनैना बाहर से लगातार गुहार लगा रही थी। यानी के पूरी तरह से स्टाइल किए हुए सुनहरे बाल अब बिखरे हुए थे, कल खुले हुए थे और घंटों तक रोते हुए बिस्तर पर करवटें बदलने से उलझ गए थे। मस्कारा के अवशेषों ने यानी के पीले गालों पर भद्दी लकीरें छोड़ दी थीं। जो मेकअप कल उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था, वो अब उसके चेहरे पर फैला हुआ था। यानी ने अपना ग्लैमरस शादी का गाउन बदल दिया था। अब वो लग्जरी गाउन कमरे के एक कोने में धकेले हुए एक कुचले हुए सुनहरे ढेर में बदल गया था। उसका निचला किनारा कीचड़ से गंदा था और नाजुक लेस फटी हुई थी। कल के शादी के गाउन की मनमोहक छवि केवल एक याद थी। यानी कमरे से केवल थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी जब श्रीमती गुप्ता विला में घुसी थी। उसने वास्तव में रोहन को देखने की उम्मीद की थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। सुनैना से भी परेशान होने को तैयार नहीं। यानी ने एक अलमारी से दरवाजे को बंद कर दिया था। फर्नीचर के उस टुकड़े को दरवाजे की ओर धकेलने से उसकी हथेलियां सूज गईं। मैंने क्या गलत किया? अभी भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ यानी ने अपनी किस्मत पर सवाल उठाया। उसके होठों से और सिसकियां निकलीं, लेकिन उसकी खून से भरी आंखों से अब कोई आंसू नहीं निकले। यह नहीं हो सकता। अपने बिस्तर के रेशमी फैलाव को खालीपन से घूरते हुए यानी ने टूटी हुई चीखें निकालीं। वो अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि रोहन ने उसे लियोन के साथ उसके अफेयर का पर्दाफाश करने के बाद वेदी पर छोड़ दिया था। उसे कैसे पता चला? कब से? क्यों उसने उसे इस तरह अपमानित किया? अपने होंठ चबाते हुए यानी ने कर्कश टूटी हुई चीखें निकालीं। उसका शरीर कांप उठा जब उसने बेडशीट को पकड़ा। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। यानी ने रोहन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत पहले ही उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। उसने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा किया, फिर भी उस आदमी ने भी वही किया। रोहन के क्रूर इनकार से टूटकर यानी हार गई थी। वो स्थिति को बचाना चाहती थी, लेकिन सभी रास्ते बंद थे। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। और अब लियोन ने उसकी प्रतिष्ठा को और बर्बाद करने की धमकी दी अगर उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो इस मौके को हथियाने के लिए बेताब था अब जब उनका अफेयर सभी को पता चल गया था। पागल, हाँ, वो पागल हो गया है। यानी की कर्कश आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी जिसमें कंपन था। उसकी चौड़ी आंखों में घबराहट और डर भर गया था। फोन स्क्रीन पर संदेश नुकीले सिरों वाले अदृश्य जाल की तरह लग रहे थे जो उसके दिल के चारों ओर कस रहे थे। लियोन का हर संदेश केवल यानी के दिल को और डर से जकड़ रहा था। बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी यानी के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से गद्दे से फोन उठाया। यानी कॉल आइकन पर दबाना चाहती थी। लियोन से उसके रहस्यमय संदेशों के बारे में बात करने का इरादा रखती थी। ये तय नहीं कर पा रही थी कि अपनी योजना के साथ आगे बढ़े या नहीं। उसकी उंगली की नोक स्क्रीन के ऊपर मंडराती रही। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। यानी ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन कल की अराजक घटना से तनाव और उसके बाद की अव्यवस्था ने उसे तर्कसंगत रूप से सोचने से रोक दिया। लियोन कल से यानी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने हर कोशिश को खारिज कर दिया। फिर उसने उसे संदेश भेजकर अपनी रणनीति बदल दी। संदेश जिनमें वे भी शामिल थे जिन्हें यानी ने अभी पढ़ा था, दूसरे लोगों को अस्पष्ट लग सकते थे, लेकिन वो समझ गई कि लियोन का क्या मतलब है। वो आदमी उसे इस बारे में संदेश भेज रहा था कि कैसे उसे असली उत्तराधिकारिणी के लिए रास्ता बनाने के लिए हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जा सकता है। लियोन के कुछ पिछले संदेश यानी के दिमाग में आए। उनमें से हर एक ने उसे शांत करने के बजाय उसे और भड़काने का ही काम किया। लियोन, मुझे पता है कि तुम उससे डरती हो, मेरी प्यारी। लियोन,
अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो कौन जानता है कि वो मल्होत्रा परिवार की प्रिय उत्तराधिकारिणी के रूप में तुम्हारी जगह कब ले लेगी। लियोन, वो तुम्हें अब और नहीं चाहता। मेरी प्यारी, मुझसे शादी कर लो। लियोन, क्या तुम्हें लगता है कि उसके तुम्हें वेदी पर छोड़ने के बाद दूसरे कुंवारे तुम्हें चाहेंगे। लियोन के संदेशों में अनया और रोहन के नामों का उल्लेख और इयानी को उससे शादी करने के लिए मनाने की उसकी कोशिश शामिल थी। वो अब उसका दूसरा विकल्प नहीं बनना चाहता था। वो उसके आदमी का खिताब का दावा करने के लिए आगे बढ़ा। नहीं, वो पागल है। वो खुद को समझता क्या है। मैं उसे मुझे ब्लैकमेल नहीं करने दूंगी। अपने दिल में जलती गुस्से की लहर से प्रेरित होकर इयानी ने आखिरकार कॉल आइकन दबा दिया। उसने अभी फोन अपने कान के पास रखा ही था कि लाइन के दूसरे छोर से लियोन की आवाज गूंजी। मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। लियोन का लहजा सामान्य रहा जिसमें फ्लर्टिंग का संकेत था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कल की अफरा तफरी एक बुरे सपने के अलावा कुछ नहीं थी। तो तुमने क्या योजना बनाई है? क्या तुमने कुछ किया है? सुनो, मुझे अपनी बनाई किसी भी गड़बड़ी में घसीटने की हिम्मत मत करना। इयानी की तत्काल कर्कश आवाज ने लियोन से तुरंत सवाल किया। उसके दूसरे हाथ ने बेडशीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब वो उसके जवाब का इंतजार करने लगी। परेशान होने के बजाय लियोन ने एक धीमी, गले से निकली हंसी निकाली जैसे कि इयानी के शब्द बस एक चंचल धमकी हों। तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम यही नहीं चाहती थी, मेरी प्यारी इयानी? तुम पागल हो। तुमने कुछ किया है ना? क्या है वो, मुझे बताओ। नहीं, यह एक रहस्य होगा। एक बात पक्की है, तुम्हें उसके तुम्हारी जगह लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इयानी ने अपना थूक निगला। यकीन नहीं था कि लियोन को कैसे जवाब दे। वो सामान्य जैसा लग सकता था, लेकिन उसने उसके मौजूदा व्यवहार के नीचे छिपी एक हल्की सी सनक महसूस की। कल रोहन द्वारा अपमानित होने और आरव द्वारा पीटे जाने के बावजूद लियोन नाराज नहीं था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे रोहन ने जो किया वो उसके लिए फायदेमंद था। नाराज होने के बजाय लियोन ने इस मौके का इस्तेमाल इयानी पर उससे शादी करने के लिए दबाव डालने के लिए किया। रोहन के उसे वेदी पर छोड़ने के बाद वो इस भूमिका को भरने के लिए तैयार से कहीं ज्यादा था। कृपया मुझे शामिल मत करो। इयानी ने गुहार लगाने की कोशिश की, उम्मीद कर रही थी कि लियोन उसकी बात सुनेगा जैसे वो आमतौर पर पहले करता था। लियोन, कृपया, तुम जानते हो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं लियोन ने इयानी के शब्द खत्म करने से पहले ही उसे काट दिया। उसका लहजा सुस्त था। रोहन ने तुम्हें त्याग दिया है मेरी प्यारी। तुम्हारे पास अब कोई और मौका नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन ओह, मुझे कुछ जांचना है। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अच्छी खबर लाऊंगा। अलविदा मेरी प्यारी। टूट। इयानी ने पलकें झपकाईं। कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियोन कॉल खत्म कर देगा। फोन पर उसकी पकड़ ढीली हो गई, जिससे वो गद्दे पर उछलने से पहले गिर गया। लेस दैन विक्रम ओबरॉय का बीच विलर। ग्रेटर दैन। एक बार जब सब विलर लौट आए तो डॉक्टर लासन ने अनया की एक बार और जांच की। कबीर सहित बाकी सब चिंता से बिस्तर के पास इंतजार कर रहे थे। उनका ध्यान केवल उसी पर था। अनया को अंदर के कमरे में ले जाने के बजाय कबीर ने उसे मुख्य बिस्तर पर लिटा दिया। पहले का अंधेरा आसमान धीरे धीरे अपनी चमकदार स्थिति में वापस आ गया, जिससे द्वीप सूरज की गर्मी और चमक के नीचे नहा गया। पहले की तरह डॉक्टर लासन ने कहा कि अनया की हालत सामान्य रूप से ठीक थी। फिर भी विक्रम ओबरॉय अपनी चिंता को दूर नहीं रख सके। उस बुजुर्ग आदमी की नजर अनया पर टिकी थी जो बिस्तर के सिरहाने के सहारे झुकी हुई थी। अपनी पोती के पीले चेहरे को देखकर उनका दिल दुख गया। वो उस डर और तनाव की कल्पना नहीं कर सकते थे जिससे वो उन दो कमीनों से बचते समय गुजरी होगी। क्या तुम सच में अस्पताल नहीं जाना चाहती? विक्रम ओबरॉय ने आह भरी। उनके माथे पर झुर्रियां गहरी हो गई जब उन्होंने भौहें सिकोड़ी। तुम जानती हो, हम कोई खतरा नहीं ले सकते। एजूर बे पर्यटकों और निवासियों के लिए एक अच्छे अस्पताल से लैस था। चिकित्सा सुविधा इस विला से केवल 15 मिनट की दूरी पर थी। विक्रम ओबरॉय के सुझाव को सुनकर अनया के होठों से हंसी छूट गई। वो बता सकती थी कि उसके नानाजी की चिंता जल्द ही कम नहीं होने वाली थी। हल्के से अपना सिर हिलाते हुए अनया ने चुलबुले अंदाज में प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नानाजी, मैं अपना पिछला अस्पताल प्रवास भूली नहीं हूँ। आप चाहते हैं कि मैं फिर से एक में जाऊं? अनया के शरारती जवाब ने विक्रम ओबरॉय से हल्की और असहाय हंसी छीन ली। कबीर ने अपनी आंखें उस महिला से हटाकर बुजुर्ग आदमी की ओर देखीं। आपकी प्यारी अनु ठीक हो जाएगी, नानाजी। डॉक्टर लासन ने कहा कि उसे भरपूर आराम की जरूरत है ना? मैं यहाँ रहूंगा, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो मैं तुरंत डॉक्टर को कॉल करूंगा। अनया ने तुरंत सिर हिलाया। उसके बाद मायरा ने भी अपना समर्थन दिखाया। डॉक्टर लासन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो भी दूसरों जैसा ही सोच रहा था। हाँ, चेयरमैन अपनी पोती के बारे में बहुत चिंतित हो सकते हैं।
डॉक्टर लासन का मानना था कि अगर उस युवा महिला को कुछ कट के अलावा और गंभीर चोटें आती तो उन 2 हमलावरों का भाग्य और भी बुरा होता। विक्रम ओबरॉय ने एक और लंबी और भारी आह छोड़ी, ये समझते हुए कि अगर यह चलता रहा तो वो अनया को असहज कर सकते हैं। तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा कबीर। विक्रम ओबरॉय ने कबीर पर नजर डाली, उस आदमी को एक कमजोर मुस्कान देते हुए। हम अब चलेंगे। कबीर ने एक हाथ उठाया, विक्रम ओबरॉय की पीठ को धीरे से थपथपाया। उसकी हथेली की दृढ़ता ने किसी तरह बुजुर्ग आदमी की चिंता को थोड़ा कम करने में मदद की। विक्रम ओबरॉय, मायरा और डॉक्टर लासन शयन कक्ष से बाहर निकल गए, अनया और कबीर को पीछे छोड़ गए। तुम्हें भूख लगी है? रसोई ने यहाँ खिचड़ी भेजी है। कबीर ने साइड टेबल पर रखी भोजन ट्रे की ओर इशारा किया। उसके होठों पर एक आसान सी मुस्कान थी जब उसने अनया के चेहरे पर थका हुआ लुक देखा। मुझे भूख लगी है। अनया ने अपना पेट थपथपाया, शर्माते हुए मुस्कुराई। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही एक लट्ठे की तरह सो जाऊंगी। असहायता में हंसते हुए कबीर खुद को बिस्तर के किनारे पर नीचे कर लिया, अनया का सामना करते हुए। उसने खिचड़ी का कटोरा उठाया, उसे एक हाथ में पकड़ा। ढक्कन हटाने पर उसकी सुगंधित महक हवा में फैल गई। मुझे तुम्हें खिलाना चाहिए, है ना? कबीर ने अपनी भौहें उठाईं, उसके होठों का एक कोना ऊपर उठ गया। कटोरा काफी भारी है। पलकें झपकाते हुए अनया ने कबीर के हाथ में सिरेमिक कटोरे को घूरा। उसे संदेह था कि यह इतना भारी था, लेकिन ठीक है, मैं अपने पति को मुझे खिलाने दूंगी। अनया ने शर्माते हुए अपने बालों का एक कोना एक कान के पीछे कर लिया जब कबीर हंसा। वो बिस्तर के किनारे के करीब खिसक गई, बीच में रहने के बजाय उससे दूर। कबीर बस मुस्कुराया जब उसने चम्मच से चिकन खिचड़ी को हिलाया। वो अंदर से बहुत खुश था क्योंकि अनया इस एक और अंतरंग कार्य के लिए तैयार थी। एक चम्मच गर्म खिचड़ी उठाते हुए कबीर ने खिचड़ी को ठंडा करने के लिए सावधानी से उस पर फूंक मारी। उसकी पन्ने जैसी हरी आंखें नर्म हो गईं जब उसने धीरे से चम्मच को अनया के होठों पर लाया। सावधान रहो, यह अभी भी गर्म है। कबीर की गहरी आवाज शांत शयन कक्ष में एक धीमी फुसफुसाहट थी। अनया थोड़ी शर्माई हुई, एक कौर लेने से पहले उसे संक्षेप में घूरती रही। चिकन खिचड़ी गर्म और आरामदायक थी, कुछ ऐसा जिसके लिए अनया इस तरह की कठिन परीक्षा के बाद तरस रही थी। मलाईदार खिचड़ी ने चिकन शोरबे के स्वादिष्ट स्वाद को सोख लिया था। इसकी थोड़ी मोटी बनावट उसे पसंद थी। ये स्वादिष्ट है। अनया की टिप्पणी ने कबीर से हंसी छीन ली। उसने शरारती ढंग से जवाब दिया, शायद तुम 1 या 2 कटोरे खत्म कर सकती हो। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। अनया ने कबीर को उसे खिलाना जारी रखने दिया। उसने यहाँ वहाँ एक ठहराव लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो हर चम्मच के बीच आरामदायक थी। जैसे ही कबीर ने अनया को सावधानी से खिलाया, उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं, उसके चेहरे पर नर्म भावों से लेकर उसकी स्थिर हरकतों तक। कबीर के लाल बाल उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे, कुछ ढीली लंटें उसकी भौं पर गिर रही थीं। अनया ने कंबल के नीचे अपना हाथ भींच लिया, खुद को उसके बालों तक पहुंचने से रोकते हुए। अनया का मानना था कि वो आज जो हुआ उसे कभी नहीं भूलेगी, उस पल को याद करते हुए जब कबीर तब प्रकट हुआ जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। वो आदमी बहादुरी से मूसलाधार बारिश के नीचे जंगल में छानबीन कर रहा था, कमीनों से निपटने के बाद जल्दबाजी में उसे ढूंढ रहा था। अगर यह एक फिल्म के अंदर होता, तो अनया जानती थी कि कबीर सबसे भरोसेमंद नायक था। कितना मजेदार है। अनया ने अपने ही विचार पर हंसने से खुद को रोक लिया। उसने अपना ध्यान वापस खिचड़ी पर केंद्रित किया, यह महसूस नहीं कर रही थी कि कबीर के कानों के सिरे उसके शांत चेहरे के बावजूद उसके बालों जितने ही लाल थे। उसे लगा कि वो काफी सतर्क हो रही है, फिर भी उसने शुरू से ही नोटिस किया कि वो क्या कर रही थी। खांसी। कभी अब ठीक है। मेरा पेट भर गया है। अनया ने आधी खिचड़ी खाने के बाद कबीर को रुकने का इशारा किया। वो बहुत ज्यादा पेट नहीं भरना चाहती थी ताकि उसे सोने में असुविधा न हो। थोड़ा पानी पियो। सावधान रहो। कबीर ने अनया को खिचड़ी खत्म करने के लिए मजबूर नहीं किया। कटोरे को ट्रे पर रखते हुए उसने पानी का गिलास पकड़ा और उसे दे दिया। अनया ने दोनों हाथों से गिलास पकड़ा, बची हुई गर्मी का आनंद लेते हुए। उसने धीरे धीरे मिनरल वाटर पिया, अपने मुंह में खिचड़ी का स्वाद धोते हुए। अब झपकी लेने वाली हो। कबीर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वो जगह जहां वो बैठा था धीरे धीरे अपनी पिछली स्थिति में लौट आई। या तुम कुछ और करोगी? मैं झपकी लेने से पहले थोड़ा इंतजार करूंगी, अनया ने एक हंसी के साथ जवाब दिया। वो पहले से ज्यादा आरामदायक लग रही थी। क्या तुम कृपया टीवी चालू कर सकते हो? मैं अपना फोन इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसे खो दिया। जरूर। कबीर ने देव को अनया के गायब फोन के बारे में बताया था। उस आदमी के अंगरक्षक शायद बाद में अपनी तलाशी के दौरान उसे बरामद कर सकते थे। टीवी चालू करने के बाद कबीर ने अनया के अनुरोध पर उसे रिमोट कंट्रोलर दिया। वो बर्तन समेट रहा था जब एक आदमी का गाना कमरे में गूंज उठा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
टेबल से नजर हटाकर कबीर की पन्ने जैसी हरी आंखें स्मार्ट टीवी की विशाल स्क्रीन पर पड़ी एक यूट्यूब चैनल दिखा रहा था। एक जानी पहचानी ड्राइंग, उसके बाद एक जानी पहचानी आवाज जो एक गाने को गा रही थी, ने उसकी इंद्रियों को जकड़ लिया। तुम्हें ये गायक पसंद है ना? कबीर ने पूछा, उसकी नजर अनया पर वापस लौट आई। वो महिला मुस्कुराई, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जैसे ही उसने बात की, कबीर ने देखा कि उसका चेहरा और भी चमक उठा, उसकी खुशी व्यक्त कर रहा था। हाँ, ही, मैं आमतौर पर अपने हेडफोन का उपयोग करती हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं पता था कि मैं हमेशा उसे घर पर सुनती हूँ। वो मेरा पसंदीदा कवा आर्टिस्ट है, मिस्टर ड्रीमा। तुम्हें उसे देखना चाहिए, कभी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे सच में करना चाहिए। हल्के से हंसते हुए कबीर ने उम्मीद की कि वो बहुत अजीब नहीं लग रहा होगा। वो ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि अनया क्या कहेगी जब उसे पता चलेगा कि वो ही मिस्टर ड्रीमा था। हाँ, वो नाम कुछ हद तक बचकाना था। उसे मायरा को इसे अपने लिए चुनने नहीं देना चाहिए था। अनया आखिरकार आधे घंटे बाद सो गई। सुरीली धुन और उस आदमी की स्वर्ग जैसी आवाज ने अनया को एक गर्म कंबल की तरह लपेट लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी पलकें भारी होती गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। न, अनया ने जागते रहने के लिए संघर्ष नहीं किया। जैसे ही उसका सिर तकिए पर झुका, वो धीरे धीरे नींद में चली गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं, जो उस आदमी द्वारा गाए गए गीत के साथ तालमेल में लग रही थीं। अच्छे से सो, अनु। ये देखकर कि अनया सो गई है, कबीर ने सावधानी से कंबल को उसकी गर्दन के आधार तक खींच लिया। जब उसने उसके चेहरे की विशेषताओं को सोते हुए आराम करते देखा तो उसने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। ये कबीर की चिंताओं में से एक थी। उम्मीद है, अनया अपनी नींद के दौरान उन दो कचरे द्वारा पीछा किए जाने के उस भयानक पल को फिर से नहीं जिएगी। हिचकिचाते हुए, कबीर ने धीरे धीरे एक हाथ अनया के माथे की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियों के पोरों ने हल्के से उसकी लटों को छुआ, उसकी पलकों की हल्की फड़फड़ाहट को देखते हुए। मुझे अब जाना चाहिए। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कबीर ने अनिच्छा से अपना हाथ अनया के माथे के ऊपर मंडराने से हटा लिया। उसे अभी भी याद था कि विक्रम ओबरॉय उसके सोने के बाद उससे मिलना चाहते थे। कबीर ने टीवी बंद कर दिया और पर्दा खींच दिया, फिर शयनकक्ष से बाहर चला गया। उसके कदमों की आहट हल्की थी। हॉलवे से नीचे चलते हुए कबीर विला के एक निजी कमरे की ओर बढ़ा, जिसे विक्रम ओबरॉय अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करते थे। वो बुजुर्ग आदमी और मायरा पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। अनु कैसी है? मायरा ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली जब उसने कबीर को देखा। क्या वो ठीक है? पहले से बेहतर। वो अब सो रही है, कबीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये समझते हुए कि मायरा अनया को लेकर कितनी चिंतित थी। यह अच्छा है, यह अच्छा है, विक्रम ओबरॉय ने एक दबी हुई आह छोड़ी, अपने शब्दों को दोहराते हुए। उनके थके हुए चेहरे ने उनके थके हुए दिल को दर्शाया। कबीर मायरा के सामने एक आलीशान कुर्सी पर बैठ गया। विक्रम ओबरॉय बैठने की जगह के सिर पर बैठे थे। उसकी आंखों ने अपने चचेरे भाई और उस बुजुर्ग आदमी द्वारा दिखाए गए चिंतित भावों का आकलन किया। नाना जी, आप चाहते हैं कि मैं जो हुआ उसके बारे में और बताऊं, है ना? क्षण भर की चुप्पी को तोड़ते हुए कबीर के सवाल ने विक्रम ओबरॉय के दिल में जिज्ञासा को दर्शाया। मायरा ने भी वही सोचा। हाँ, तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया है ना? विक्रम ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया, उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। कृपया, अगर तुम्हें जो हुआ उसके बारे में कोई संदेह है, तो मुझे भी बताओ। कबीर ने वास्तव में विक्रम ओबरॉय को सब कुछ नहीं बताया था जब उसने उन्हें कॉल किया था। उसने बस इतना कहा था कि अनया पर केबिन में हमला हुआ था जब वो नाव की जांच करने गया था। वो उस बुजुर्ग आदमी को यह आश्वस्त करना नहीं भूला था कि वो पहले से ही सुरक्षित थी। विक्रम ओबरॉय ने भी फोन कॉल के दौरान कबीर पर सब कुछ समझाने के लिए दबाव नहीं डाला था। वो जानता था कि उसे अनया के लिए द्वीप पर पहुंचने में जल्दी करनी चाहिए। कभी, क्या अनु ने तुम्हें घटना का अपना पक्ष नहीं बताया? मायरा ने बीच में कहा, उसके माथे पर एक शिकन बन गई। वास्तव में क्या हुआ था? मायरा सीधे अनया से पूछना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि समय सही नहीं था। उसकी दोस्त सतह पर शांत दिख सकती थी, फिर भी वो वास्तव में गड़बड़ी से अंदर से हिल गई हो सकती थी। हल्के से सिर हिलाते हुए कबीर का पहले का हल्का भाव सख्त हो गया। वो परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सका क्योंकि इस दोपहर की घटनाएं उसके दिमाग में फिर से चल रही थीं। अनु ने मुझे पहले ही बता दिया है। मैं उससे शुरू करूंगा जो मैंने उससे सुना। विक्रम ओबरॉय और मायरा ने एक साथ सिर हिलाया, एक ही भावना साझा करते हुए। कबीर ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। उम्मीद है कि उनके आसपास के तनाव को कम किया जा सकेगा। अनु के अनुसार, वो कमरे में माहौल तनाव से भर गया जब कबीर ने वो सब कुछ बताया जो अनया ने उसे बताया था। उसके शब्द सटीक थे, फिर भी भारी भावनाएं ले जा रहे थे। चुप्पी में रहते हुए विक्रम ओबरॉय और मायरा की नज़र कबीर पर टिकी रहीं।
भारी हवा ने उन्हें दबा दिया जितनी देर वे उस आदमी की कहानी सुनते रहे। कबीर ने यहाँ वहाँ एक ठहराव लिया, अपने शब्दों को विक्रम ओबरॉय और मायरा के दिमाग में बसने दिया। उनके तनावपूर्ण भावों को देखकर उसे उन पर दया आई क्योंकि उसने भी वैसा ही महसूस किया था। आखिरकार कबीर ने विक्रम ओबरॉय और मायरा को बताया कि उसने क्या अनुभव किया था। उसने ये कहकर शुरू किया कि वो घाट पर खड़ी नाव की जांच करने गया था, केवल बंद न किए गए केबिन के अंदर के गंदे दृश्य पर लौटने के लिए। लड़ाई के निशान देखना ही कबीर को सचेत करने के लिए काफी था। उद्धरण चिन्ह ... मैंने आदमियों से निपटने के बाद अनु को खोजने के लिए दौड़ा। मुझे रास्ते में उसकी फेंकी हुई चप्पलें मिलीं। बारिश ने लगभग उसके पैरों के निशान मिटा दिए थे। कबीर रुका, अपने भीतर की सुलगती अंगारों को बुझाने के लिए एक पल लिया। जब भी वो उन दो कमीनों के बारे में सोचता तो उसके दिल पर गुस्से की आग हावी हो जाती। फिर मैं उस जगह पहुंचा। मैंने अनु की आवाज सुनी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पेड़ पर छिपेगी। उसे कुछ कट लगे, लेकिन शुक्र है कि कोई मोच या टूटी हड्डी नहीं थी। कबीर की कहानी उसके अनया को केबिन में वापस लाने के साथ समाप्त हुई। लाउंज के अंदर की हवा और भी धुंधली हो गई क्योंकि मायरा और विक्रम ओबरॉय ने अनजाने में पूरी कठिन परीक्षा की कल्पना करने की कोशिश की। वे कौन हैं? क्या वे सिर्फ पर्यटक हैं? मायरा ने बुदबुदाया, जो अभी भी दो आदमियों को सुनाई दे रहा था। कबीर और विक्रम ओबरॉय का भी यही सवाल था। वे हमलावरों की पहचान के पीछे की सच्चाई को लेकर सोच में पड़ गए। क्या वे पर्यटकों में से थे? या क्या उन्होंने विशेष रूप से अनया को निशाना बनाया था? फिर भी नरमी से मुस्कुराते हुए कबीर ने अपने चचेरे भाई और ससुर दोनों को आश्वस्त किया। वो जानता था कि अनया नहीं चाहती थी कि वे उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हों। मुझे विश्वास है कि श्री देव इस मुद्दे की पूरी तरह से जांच करेंगे। वो मल्होत्रा परिवार के एक सक्षम उत्तराधिकारी हैं, है ना? कबीर ने देव की शानदार प्रतिभा के बारे में पहले सुना था। भले ही उसे यह नापसंद था कि देव अनया के प्रति कितना लापरवाह था, वो बता सकता था कि वो आदमी धीरे धीरे बेहतर के लिए बदल रहा था। वो वास्तव में सक्षम है। विक्रम ओबरॉय ने सिर हिलाया। उन्होंने अपनी छड़ी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी जब उन्होंने याद किया कि देव कितना तेज था। वो उन आदमियों को आसानी से नहीं जाने देगा। मुझे विश्वास है कि हमें जल्द ही जवाब मिलेंगे। कबीर ने विक्रम ओबरॉय से मायरा की ओर देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। आज का दिन लंबा था। हमें जल्द ही आराम करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो कबीर। हमें ऐसा ही करना चाहिए। एक थके हुए विक्रम ओबरॉय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। कबीर को विक्रम ओबरॉय के लिए बुरा लगा। वो बुजुर्ग आदमी कल यानी कि बर्बाद हुई शादी की गड़बड़ी में फंसा था, केवल आज अनया से संबंधित एक में घसीटे जाने के लिए। उम्मीद है कल उनके लिए और दयालु होगा। कबीर ने विक्रम ओबरॉय को उनके कमरे तक पहुंचाने के बाद वो उस कमरे में लौट आया जिसे वो अनया के साथ साझा कर रहा था। वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, जैसे कि उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। कबीर शुरू में खुश था, ये सोचकर कि अनया फिर से सहज महसूस कर रही है। जब तक रात नहीं आई, कबीर अनया को सोते समय इतना शांत देखकर खुश था। बिस्तर पर लेटी अनया की छाती स्थिर सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। उसके लंबे चॉकलेट ब्राउन बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। नर्म लंटें उसके शांत चेहरे को फ्रेम कर रही थीं। कबीर ने केवल बैठने की जगह में टेबल लैंप खोला, जो बिस्तर से काफी दूर था ताकि अनया की नींद में खलल न पड़े। रात आते ही विशाल शयन कक्ष ज्यादातर अंधेरे में लिपट गया। एक गर्म स्नान लेने के बाद एक आलीशान कुर्सी पर बैठकर कबीर एक किताब पढ़ रहा था। टेबल लैंप की गर्म, नर्म रोशनी ने उसके फीचर्स को रोशन किया, उसके चेहरे पर घटता और उन लटों को उजागर किया जिन्हें उसने किसी भी बंधन से अनियंत्रित छोड़ दिया था। कबीर कभी कभी अपनी आंखें किताब से उठाकर बिस्तर की ओर देखता। उसका ध्यान तब टूटा जब उसने वहां से आने वाली नर्म कराहों को पकड़ा। उद्धरण चिन्ह ... अनु। किताब नीचे रखते हुए कबीर जल्दबाजी में बिस्तर की ओर बढ़ा। उसने जो अगला दृश्य देखा, उससे उसकी चिंता बढ़ गई। अनया बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसका पहले का शांत भाव पिघल गया था, जिसकी जगह बेचैनी ने ले ली थी। उसके होठों से नर्म सिसकियां निकली जब उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बदलाव को नोटिस करते हुए कबीर के दिमाग में केवल एक ही विचार आया। उसे बुखार है। कबीर ने एक हाथ बढ़ाया, सावधानी से अपनी हथेली उसके माथे पर रखी। उसकी त्वचा से निकलने वाली खतरनाक गर्मी पर वो थोड़ा पीछे हट गया। अनु, क्या तुम अब जाग गई हो? कबीर ने नरमी से पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। अनया की आंखें थोड़ी सी खुली और फिर से बंद हो गईं, मुश्किल से जागी हुई। रुको, पहले तुम्हारा तापमान लेते हैं। उद्धरण चिन्ह ... हम। तेजी से काम करते हुए कबीर ने बेडसाइड टेबल से एक डिजिटल ईयर थर्मामीटर पकड़ा जिसे उसने एक सहायक से मांगा था। उसने सावधानी से उसकी रीडिंग ली। 38.2 डिग्री सेल्सियस। हल्का बुखार। फिर भी कबीर ने थर्मामीटर वापस टेबल पर रख दिया।
वो वॉशरूम की ओर भागा, उसके घबराए हुए कदमों की आहट शयनकक्ष में गूंज उठी। कबीर ने पहले डॉक्टर लासन से सलाह ली थी, पूछा था कि अगर अनया को आधी रात को अचानक बुखार आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने उसे कुछ सलाह दी थी, जिसमें उसे कम, मध्यम और उच्च श्रेणी के बुखार के बीच के अंतर के बारे में बताना भी शामिल था। कबीर ने एक प्लास्टिक के कटोरे को ठंडे पानी से भरा, साथ ही कुछ छोटे तौलिए भी लिए। उन्हें वॉशरूम से बाहर लाते हुए वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। अनया चेतना में आती जाती लग रही थी। उसकी पलकें आधी खुली थीं और फिर से बंद हो गईं। उसने मुश्किल से ही धुंधलके में उस आदमी की छायाकृति को पहचाना। एक अभी, अनया के अपना नाम पुकारने से सतर्क होकर कबीर सावधानी से उसकी ओर झुका। हाँ, अनु, आह, क्या तुम्हें प्यास लगी है? अनया ने कुछ बार सिर हिलाया, अभी भी मुश्किल से जागी हुई। उसे गर्मी महसूस हुई जब कबीर ने सावधानी से उसे बिस्तर से उठाया। उसकी चौड़ी और खुरदरी हथेली ने उसकी पीठ को सुरक्षित रूप से सहारा दिया, एक आरामदायक गर्म एहसास छोड़ते हुए, उस एहसास के विपरीत जो उसने अपने बुखार के कारण महसूस किया था। सावधान रहो, धीरे धीरे पियो। कबीर ने गिलास का किनारा अनया के निचले होंठ पर रखा, धीरे धीरे उसे झुकाकर पानी को उसके मुंह में जाने दिया। उसने कुछ छोटे घूंट लिए और फिर अपना सिर हिला दिया। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक ठंडा पैक लाऊंगा। यहाँ, लेट जाओ। अनया को लगा जैसे वो तैर रही है, इससे पहले कि उसकी पीठ नरम गद्दे को छूती। अपनी आधी खुली आंखों से उसने कबीर को एक कटोरे से एक कपड़ा निचोड़ते देखा। ये ठंडा है। यह विचार अनया के अर्धचेतन मन में आया जब कबीर ने नम कपड़े को उसके माथे पर रखा। इसकी ठंडक ने उसे अस्थायी राहत दी। यहीं रुको, अनु, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। कबीर की भारी आवाज अनया को बहुत धीमी लग रही थी। उसने उसके कदमों को बिस्तर से जाते हुए सुना। आवाज तब गायब हो गई जब वो कमरे से बाहर भागा, हॉलवे से नीचे की ओर। अर्धचेतन अनया को नहीं पता था कि क्या समय हुआ था या कबीर कितनी देर से बाहर था। वो आदमी जल्द ही स्टोर रूम से 2 ठंडे पैक लेकर लौटा। और साथ में मायरा भी। अनु, मायरा बिस्तर की ओर दौड़ी, चिंतित होकर बीमार अनया को देख रही थी। कबीर अपने चचेरे भाई के बगल में खड़े होकर हल्के से मुस्कुराया। उसने स्टोर रूम से वापस आने के बाद अभी उसे कॉल किया था। मायरा, यहाँ, कबीर ने बिना इस्तेमाल किए तौलिए लिए ठंडे पैक लपेटकर उन्हें मायरा को सौंप दिया, इन्हें अनु की बाहों के नीचे रखो। ठीक है। मायरा ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। कपड़े में लिपटे ठंडे पैक लेते हुए उसने अनया से फुसफुसाया, ये कहते हुए कि वो उन्हें उसकी बाहों के नीचे रखेगी। कबीर मुड़ गया जब मायरा ने पैक को अनया की पजामा कमीज के नीचे खिसकाया। जब वो कर चुकी, तो मायरा ने अपने चचेरे भाई को बुलाया। हम उन्हें वहां बहुत देर तक नहीं रख सकते, है ना? हाँ, कबीर ने सिर हिलाया, बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए, 10 मिनट काफी हैं। मायरा को अभी भी याद था कि कबीर ने भी बारिश में भीगे जंगल का सामना किया था, लापता अनया की तलाश में। भले ही वो इससे अप्रभावित लग रहा था, फिर भी वो उसके बारे में चिंतित थी। मैं ठीक हूँ, मैंने अभी अभी आराम किया है। कबीर ने मायरा पर एक मुस्कान फेंकी, जिसके जवाब में उस महिला ने उसे घूरा। मैं तुम्हारी शिकायत माँ से करूंगी। मायरा ने अपनी आंखें घुमाईं, अगली बार उन्हें तुम्हारे कान मरोड़ने देना। कबीर के मुंह से हंसी छूट गई, ये जानते हुए कि उसका चचेरा भाई उससे नाराज था। उसकी नजर अनया पर टिकी रही, अब थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। क्या तुम नानाजी को नहीं बताओगे अनु के बुखार के बारे में? मायरा ने पूछा, चिंता से भरे बुजुर्ग आदमी को याद करते हुए। मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे करना होगा। मायरा ने कंधे उचकाए, ये समझते हुए कि कबीर का क्या मतलब था। उनमें से कोई भी विक्रम ओबरॉय की चिंता को और नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उन्हें उससे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। अपनी शांति वापस पाकर अनया सोती रही, इस बात से अनजान कि दोनों चचेरे भाई क्या बात कर रहे थे। उसकी छाती कंबल के नीचे स्थिर रूप से ऊपर नीचे हो रही थी।